हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेगुलर एग्जाम अपडेट्स और स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने कल से एक नई सीरीज शुरू की है जो 5512 पदों के लिए यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, वो निकट समय में प्रस्तावित है, तो उसके लिए हम बुक्स कवर कर रहे हैं। चक्षु पब्लिकेशन की बुक है जिसमें आपके 20 प्रैक्टिस सेट हैं, उसका कल पहला प्रैक्टिस सेट मैंने डाल दिया है, तो आप जाकर वो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट वाला एग्जाम हुआ था उसमें भी मैंने 2 बुक्स कवर की थी, तो उसके भी टोटल 35 प्रैक्टिस सेट आपकी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, तो उनको भी आप देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट 2 हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है आपका हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें कौन सा कारक है? तो टोटल आपके 8 प्रकार के कारक होते हैं, सबको आपको पता ही होगा। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो जिसमें आपका पृथक्करण का भाव होता है, जहां पर भी, जैसे यहां पर इस प्रश्न में बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो बिल्ली का छत से पृथक्करण का भाव है, वहां पर आपका आता है अपादान कारक। अपादान का जो अगर कारक चिन्ह आप देखेंगे तो से पृथक, इस तरीके का आपको वहां पर चिन्ह दिखाई देगा, और यहाँ पर आपका इसलिए कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। जैसे और एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसके देना चाहूँ, वृक्ष से पत्ता गिरा, ये एक इसका अच्छा एग्जाम्पल है। सवार घोड़े से गिरा, या रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी। इस तरीके के कुछ अन्य एग्जाम्पल अपादान कारक के होते हैं, तो जहां पर भी पृथक्करण का भाव हो वहां पर अपादान कारक होगा। अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो देखिए पंचम वर्ण का कार्य करता है, जो आपने देखा होगा इस तरीके से ऊपर बिंदु लगी रहती है जैसे अंगूर में, ठीक है। तो ये ऊपर जो है ये आपका पंचम वर्ण का कार्य करती है, ऑप्शन सी। इसका देखिए एक फोटो मैं डालूंगा अभी, पीएन पांडे सर की बुक का एक फोटो है जिसमें पूरी वर्णमाला का एक फोटो, वो काफी अच्छा है। उससे प्रश्न बहुत बन जाते हैं, जैसे ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा, शाम तक मैं उसमें डाल दूंगा। गुरुजी मेरा डैश स्वीकार करें, रिक्त स्थान भरने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनें। तो इसमें गुरुजी मेरा क्या स्वीकार करें, तो आपको पता होगा यहाँ पर सबसे जो अप्रोप्रिएट वर्ड है, सबसे ठीक वर्ड है, जब किसी को सम्मान दिया जाता है तो क्या? मेरा अभिवादन स्वीकार करें, ऑप्शन सी। सब कोई सर्वनाम किस प्रकार का उदाहरण है? तो आपको पता है, जब किसी वाक्य में हम एक बार संज्ञा का प्रयोग करते हैं तो बार बार अगर उसका प्रयोग आता है तो हम बाद में उस वाक्य में लगातार रिपीटेडली उसका यूज नहीं करते, उसके बाद हम उस, वह, उसका, इस तरीके के शब्द का यूज करते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले ये शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसके कई टाइप होते हैं। वैसे देखिए सामान्य कंडीशन में सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, मैं सब बता देता हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये टोटल 6 आपके सामान्य कंडीशन में होते हैं, लेकिन एक स्पेशल कैटेगरी होती है संयुक्त सर्वनाम। देखिए संयुक्त सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों के मेल से बनते हैं, जैसे यहाँ पर है सब कोई, ये एक संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल इसके दूं, हर कोई, जो कोई ना कोई, सब कुछ, जो कुछ, कुछ कुछ, इस तरीके के जितने भी शब्द होते हैं सारे संयुक्त सर्वनाम के उदाहरण हैं, और संयुक्त सर्वनाम संज्ञा और सर्वनाम दोनों के मेल से बनता है। थोड़ा सा अलग है इसलिए इसको जरूर याद कीजिएगा। इस तरीके के शब्द या जो शब्द मैंने आपको बताए अगर ऐसा दिखाई दे प्रश्न में तो ये संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। आमरण में कौन सा समास है? तो आपको पता है, जब समास हम पढ़ते हैं तो समास में 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद, ठीक है। जब आपका पूर्व पद प्रधान होता है तो उस वहां पर आपका क्या होता है? वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो यहां पर क्या है? आ प्लस मरण, यहां पर आमरण है, अर्थात यहां पर अव्ययी भाव समास होगा। अगर अव्ययी भाव समास के कुछ और एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो क्या है? प्रतिदिन, प्रत्येक, यथाशक्ति। देखिए यथाशक्ति, यथासंभव, ये शब्द बहुत आते हैं, तो ये आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। यथार्थ, यथाकर्म, प्रत्यक्ष, भरपेट, इसके अलावा बेशर्म, बेशर्म यानी बिना शर्म के, ये भी आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगर बाकी इसमें एग्जाम्पल समझाऊं, ऑप्शन टी द्विगु समास, ये सबको पता है, जिसमें आपका पूर्व पद संख्यावाची होता है, जैसे चतुर्दिक, त्रिफला, त्रियोगी, ठीक है, त्रिभुज। तो इसमें जो पहला पद है त्रि, ये संख्यावाची है, तो इसीलिए इसको द्विगु समास कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें
द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास वो होता है जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों आपके प्रधान होते हैं, जैसे रात और दिन, सीता राम, पाप पुण्य, माता पिता। और इनके बीच में जब आप इनको विभक्त करेंगे तो हमेशा और या जैसा आपको सेंस आएगा, जैसे रात दिन, रात और दिन, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। ठीक है, लव कुश, लव और कुश। इस तरीके से जितने भी शब्द हैं द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास से प्रश्न आपके बहुत बनते हैं एग्जाम में। तत्पुरुष समास में जैसे अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में आपका उत्तर पद प्रधान होता है। कुछ एग्जाम्पल जैसे सुख प्राप्त यानी सुख को प्राप्त करने वाला, गगन चुंबी गगन को चूमने वाला, ठीक है, पॉकेट मार यानी पॉकेट को मारने वाला। इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है। याद रखिएगा उत्तर पद इसमें प्रधान होता है। आगे चलते हैं। कूलन में केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कलीन किलंकत है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें अगर आप साफ पढ़ेंगे कौन से वर्ण की आवृत्ति, का वर्ण की आवृत्ति इसमें बार बार हो रही है। जब ऐसा होता है तो कौन सा अलंकार होता है? वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मैं आपको अनुप्रास का और उदाहरण दूं तो जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो इसमें पहले पार्ट में आप देखेंगे मुदित महीपति मंदिर, मा वर्ण की 3 बार आवृत्ति है, और दूसरे भाग में सेवक सचिव सुमंत बुलाए, तो सा वर्ण की 3 बार आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार देखिए शब्दालंकार का एक उदाहरण है। अलंकार के 3 भाग होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो ये शब्द अलंकार में 3 आते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। इनसे काफी प्रश्न बनते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर ये पूछे कि अनुप्रास अलंकार किस कैटेगरी में आता है तो ये शब्दालंकार की कैटेगरी में आता है। एक इसका एग्जाम्पल और बार बार एग्जाम्स में पूछता रहता है, 2 से 3 बार मुझे ये दिखा जब मैं पढ़ रहा था, तो मैं आपको बता देता हूँ। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो शुरू में यहाँ पर देखेंगे पहले पद में पद पदुम परागा, पा वर्ण की 3 बार आवृत्ति है। उसके बाद सुरुचि सुवास सरस, इसमें 3 बार सा वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। आगे चलते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो अगर आप हिंदी में देखेंगे तो 2 वचन आपको दिखेंगे, एक वचन और बहुवचन। इसके अलग अलग रूल्स कल हमने थोड़ा सा देखा था कि कैसे बनाए जाते हैं। कल हमारे पास इकारांत आया था, तो इकारांत में लास्ट में या लगाकर आपका, जैसे खूंटी कल हमने शब्द पढ़ा था, तो इसके अंत में या लगाकर इनका बहुवचन बनाया जाता है। तो 2 आपके वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला अगर देखें मंत्री शब्द का लिंग क्या है, तो वैसे देखिए हिंदी में अगर आपको मैं बताऊं तो 2 तरीके के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग को हिंदी भाषा में छोड़ दिया गया है, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में इसको छोड़ दिया गया है, इंग्लिश भाषा में इसको माना जाता है। अगर बात करें इस मंत्री शब्द की, तो मंत्री शब्द का जो लिंग है वो उभय लिंग है, यानी दोनों सेंस में ये यूज होता है। इसके अलावा कुछ और मैं आपको बताऊं तो मित्र, देश, शत्रु, प्रधानमंत्री, कपड़ा, पानी, ये आदि जो शब्द हैं ये सारे उभयलिंगी शब्द होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर हम देखें पानी का उदाहरण, तो पानी की अगर आप बात करेंगे पुल्लिंग के सेंस में, तो आज के जमाने में पानी भी बिक रहा है, तो यहाँ पर ये पुल्लिंग सेंस में यूज हुआ। लेकिन अगर बात करें स्त्रीलिंग के सेंस में, तो पानी की कोई आकृति नहीं होती, ये इसे जिस पात्र में डालें यह उसी की आकृति ले लेती है, तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग के सेंस में यूज हुआ है। तो ये मंत्री जो शब्द है आपने देखा होगा मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है, तो ये उभयलिंगी शब्द है। इसमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? तो अरुण आपका पता है किसको बोला जाता है, सूर्य के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें सूर्य, सूर्य का सारथी, कुमकुम, बिंबा फल, तो जो बिंबा फल है ये आपका इसका समानार्थी शब्द नहीं है। कुमकुम की जगह कभी कभी आपको प्रश्न में सिंदूर भी दे देगा, तो सिंदूर का अर्थ भी यही होता है। बाकी सूर्य के कुछ अलग से पर्यायवाची बता देता हूं, जैसे अर्क है, मारतंड है, ठीक है, ये कुछ शब्द हैं। मारतंड भी काफी आता है, दिनमणि है, कमल बंधु है, ये कुछ नए शब्द हैं जो सूर्य के पर्यायवाची। अगला, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? तो जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ बोला जाता है। इसका एक और शब्द होता है दुष्प्राप्य। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी दुर्लभ की तरह ही है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुष्प्राप्य भी बोलते हैं। के अलावा कुछ और शब्द यहाँ पर देखें, सुलभ, तो सुलभ आपका दुर्लभ का बिल्कुल उल्टा है, जो आसानी से प्राप्त हो जाए। अलंघ्य क्या होता है? जिसे लांघा ना जा सके। आंधी आवे बैठ गवावे, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। अगला देखते हैं, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सिंपल है आपका, विद्या प्लस
अर्थी। कल मैंने आपको पूरा क्लासिफिकेशन बता दिया था और इसमें आपका विद्या प्लस अर्थी छोटा बड़ा आ प्लस छोटा आ है, तो यहाँ पर आपका दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि छोटा आ और बड़ा आ मिलकर आ बना ले रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा वाला यहाँ पर आ जाएगा, दीर्घ स्वर यहाँ पर आ जाता है। तो विद्यार्थी आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। मैंने आपको बताया था संधि दो प्रकार की होती है, स्वर संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि के आपके 5 प्रकार हैं, वृद्धि संधि, दीर्घ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और गुण स्वर संधि। ये 5 प्रकार आपके स्वर संधि के होते हैं। बाकी व्यंजन में फिर विसर्ग संधि वगैरह है। अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको दीर्घ स्वर संधि के दूं तो उसमें क्या है, परम प्लस अर्थ जैसे परमार्थ। इसके अलावा देह प्लस अंत देहांत, पुस्तक प्लस अर्थी पुस्तकार्थी, देश प्लस अंतर देशांतर। ये कुछ ऐसे ही और शब्द हैं दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण। जिस सामसिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं तथा कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां पर कौन सा समास होता है? तो हमने नीचे कुछ देखे थे, लेकिन वहां पर मैंने आपको ये नहीं बताया था। देखिए, पूर्व पद उत्तर पद प्रधान ना होकर कोई अन्य जब तीसरा पद प्रधान होता है तो वहां पर आपका बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आपको देना चाहूं, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, और इसको किसके लिए बोला जाता है? शिव जी के लिए। लंबोदर, लंबा है उदर यानी पेट जिसका, किसके लिए यूज होता है? तो यहाँ पर ना तो लंबा ना ही उदर, दोनों में से कोई भी शब्द प्रधान नहीं है, कोई पद प्रधान नहीं है। तीसरा अर्थ क्या निकलता है? गणेश जी। तो ये होते हैं आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण। बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। तो आप देखेंगे इन काली जंजीरों से, इस शब्द को ही आपको, इस वाक्य को ही पढ़ने से आपको अतिशयोक्ति का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि अतिशयोक्ति इसमें अलंकार है। मैं कुछ और आपको समझाता हूँ। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है अतिशयोक्ति, जहां पर लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन आपके सेंटेंस में या शब्दों में वाक्यों में किया जाए, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इसमें देखिए जो बताया गया है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगे बिना ही सारी लंका जल गई, और ये बताया गया है कि, और एक तरह से इसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। दूसरा अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो, लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगा निमहि दिग्गज डोले। ये प्रश्न देखिए आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको अभी लिख कर रखा था, इसलिए आपको मैं पढ़कर बता रहा हूं। इसमें भी आपका अतिशयोक्ति अलंकार है, और इसमें बताया गया है कि लक्ष्मण के क्रोधित होकर बोलने से पृथ्वी आपकी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। तो एक तरह से अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर है। फिर से बता देता हूं, लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगा निमहि दिग्गज डोले। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल बताता रहता हूं जो अन्य एग्जामों में आया, हो सकता है आपसे घुमा फिरा कर वही पूछ ले। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? तो कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं। व्यक्तिवाचक आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है। बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िए रूप अशुद्ध है। तो देखिए, तो इसमें देखिए मेरे हिसाब से तो सारे कथन ये सही थे, मुझे इसमें कोई भी गलत नहीं लगा। बुढ़िया का बहुवचन रूप, बुढ़िया इस किताब में इसका आंसर डी दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि बुढ़िया इसका होता है बुढ़िया। ठीक है, बुढ़िया इसका बहुवचन होता है। अब इसमें बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िया है, तो ये अशुद्ध ही है, तो यानी इस तरह से ये अशुद्ध वाक्य ही है। अगला देखते हैं, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? कल मैंने आपको इकारांत बताया था खूंटी का, तो उसमें यहां लगा देते हैं। अब पूछा है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को कैसे बहुवचन बनाया जाता है, तो इसमें लास्ट में आपका ए कर दिया जाता है, जो ऑप्शन सी ए, और एक मतलब ए के ऊपर आपका चंद्र बिंदु, ऑप्शन सी। अंत्य स्वर मतलब जो लास्ट वाला होता है उसमें ए कर दिया जाता है। कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे शाम का शामे, बहन का बहने, संतान का संताने, रात का रातें, आदत का आदतें। तो यहां पर आप सब देखेंगे, सब ये अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं जिसके अंत में ए लगाकर हमने बहुवचन बनाया है। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? तो कव्वाली गाई जाती है, तो कव्वाली शब्द में आपका स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? तो क्रोध है, अमर्ष है, रोष है, अपकर्ष देखिए नहीं है, ये उत्कर्ष का विलोम शब्द है, यानी अवनति आप इसको एक तरह से मान सकते हैं, जिसकी अवनति हो रही है यानी जिसका उतार हो रहा हो। तो इसको ऑप्शन सी आपका यहां पर सही होगा। जिसके पास घर ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या है? तो इसको बोला जाता है अनिकेत। ठीक है, अकिंचन वो होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता।
निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसमें से तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? जो तो तद्भव शब्द ही है ये अपने आप में तत्सम शब्द है, ठीक है। बाकी उपज, उपला और उबाल ये सारे आपके तद्भव शब्दों के उदाहरण हैं जो संस्कृत से बदलकर रूपांतरित हो गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द बोला जाता है। तत्सम मतलब जो अभी भी संस्कृत के ही शब्द हैं, तत्सम यानी संस्कृत जैसे ही हैं, उनको तत्सम शब्द बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो संस्कृत जैसा नहीं है, पृष्ठ बिल्कुल साफ दिख रहा है, थ्रस्ट, पंख और पानिप। पंख आपका कीचड़ के लिए यूज किया जाता है, आपने देखा होगा पंख से ही बना है आपका पंकज, यानी जो कमल का पर्यायवाची है, क्योंकि कमल कीचड़ में खिलता है। तो यहाँ पर जो पानिप शब्द है ये आपका तत्सम नहीं बल्कि तद्भव शब्द है। देखिए पानिप जो शब्द है इसका अर्थ होता है आपका कांति या चमक, इसका ये पर्यायवाची यानी इन सेंस में ये यूज किया जाता है, तो ये आपका एक तद्भव शब्द है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? डर अर्थात भय का, तो भय है, भीति है और त्रास है। तो देखिए शीति जो शब्द है ये आपका भय का पर्यायवाची नहीं है। 23वां देखते हैं, मूर्त शब्द का विलोम क्या है? तो सिंपल है अमूर्त। अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए? तो अरविंद आपको पता है कमल के लिए यूज किया जाता है, कमल के सरोज हो गया, जलज हो गया, पंकज हो गया, अरविंद हो गया, राजीव हो गया, ये सारे आपके कमल के पर्यायवाची हैं। कुछ स्पेशल टाइप के कमल होते हैं उसके लिए अलग यूज किया जाता है। दो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, दोनों बता देता हूं। एक होता है आपका इंदिवर, ठीक है। इंदिवर जो शब्द है वो यूज किया जाता है नील कमल के लिए, यानी नीले रंग के कमल के लिए। एक शब्द होता है आपका पुंडरीक, पुंडरीक, ठीक है। पुंडरीक का अक्षय आपने सुना भी होगा। पुंडरीक जो शब्द है ये श्वेत कमल या सफेद कमल के लिए यूज किया जाता है। तो ये दो आप थोड़े से और याद कर लीजिएगा। निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन में निहि प्लस धन, निहि मतलब जहां पर विसर्ग आया तो कौन सी संधि होगी? आपकी विसर्ग संधि होगी, ऑप्शन डी, ठीक है। संधि के दो प्रकार मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जो मेन क्लासिफिकेशन है वो स्वर और व्यंजन संधि का है। विसर्ग संधि एक अलग कैटेगरी है पूरी, ये तीसरी संधि है। थोड़ा सा देखिए कठिन भी है, प्रश्न इससे कम आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न आपको स्वर संधि से ही देखने के लिए मिलेंगे। एक प्रश्न आपको हमेशा किसी एग्जाम में देखने के लिए स्वर संधि से जरूर मिल जाता है। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीन क्लासिफिकेशन हो गए। स्वर संधि अपने 5 प्रकार की है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब देखते हैं गद्यांश। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहां से वहां वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुंचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने ना धारण किया होता, यदि वे एक ही स्थान पर रहते तो आज भारत में उनके अनेक वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तब तक उनकी मृत्यु हुई। 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि चरत भिक्षुवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया, दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया। दिशाओं ने उन्होंने अपने आप को उनका अंबर बना लिया, इसलिए उनको दिकंबर भी बोला जाता है, यानी दिशाएं ही हैं वस्त्र जिनका। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया, जीवन पर्यंत घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो अब क्या है आपका प्रश्न, शुरू करते हैं। श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? तो यहां पर देखेंगे, अगर आप साफ पढ़ेंगे, वैदिक धर्म का उत्थान हो सका, तो श्रुति धर्म का अर्थ है आपका वैदिक धर्म। क्योंकि श्रुति जो वैदिक लिटरेचर है उनको क्या बोला जाता है? श्रुति जन्य बोला जाता है, यानी वो सुनने के माध्यम से एक से दूसरी जनरेशन में शिफ्ट हुए हैं। ये इतिहास का वैसे कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस पैसेज को भी आप पढ़ेंगे तो वैदिक धर्म के बारे ही इसमें बात की गई है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व को प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तब उनकी अवस्था 35 वर्ष की थी। इसमें लिखा है कि जब से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके मृत्यु तक वो घूमते ही रहे। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो ये देखिए प्रश्न अच्छा बना है। तो स्वच्छंद में आपका व्यंजन संधि है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है।
ऑप्शन डी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था और मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। पावापुरी आपका मल्ल महाजनपद में पड़ता है। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए उपसर्ग और प्रत्यय, जो शब्द से पहले जो मतलब पूर्व पद होता है वो आपका उपसर्ग होता है, जो उत्तर पद होता है उसे प्रत्यय बोल दिया जाता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, तो घुमक्कड़ शब्द में आपका अक्कड़ प्रत्यय है, ऑप्शन सी। अब देखते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण, इसके मैं आपको आंसर बता देता हूं। कहीं आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अगर 31वें की बात करें 31 का आंसर है बी। 32वें का बात करें इसमें से कौन सा अलग है, तो यह है डी। उमेश सतीश से लंबा है। 33वें की बात करें इसका आंसर है डी। डायरेक्शन सेंस टेस्ट की बात करें तो दिशा वाले प्रश्न की 34वें का इसका आंसर है सी। 35वें की बात करें यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में इसकी, तो इसका आंसर है बी। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, ये आपका पूरा जो बताया गया है 36वां, इसका आंसर है आपका बी 298। एक प्लेटफॉर्म पर एक 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ वाला आपका क्वेश्चन है, पूरा आप एक बार देख लीजिए, पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रश्न यहाँ पूरा वहां पर डाल दूँ। तो इसमें आपको टोटल कितना समय लगेगा ये इस प्रश्न में पूछा है, तो इसमें है आपका 24 सेकंड। दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा हमें करना है। 38वें की बात करें तो इसका ऑप्शन है आपका बी। 39वें की बात करें, ऑर्डर में हमें लगाना है 39वें में, इसका आंसर है डी। 40वें की बात करें, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कल भी इस तरीके का एक प्रश्न था जिसमें डेट आंसर था। 40वें का ऑप्शन है डी। 41 में से इसमें से कितने ऐसे 9 हैं जिनके बाद सम संख्या तथा पहले विषमय संख्या है, तो ये है आपका 41 का सी। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो पूरा करेगा सीरीज को, इसका आंसर है ए। 43 की अगर बात करें, सिलोजिज्म का कथन कारण वाला प्रश्न है, कथन और निष्कर्ष वाला। सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं, सभी शिक्षित व्यक्ति सभ्य हैं, तो इसका जो आंसर है 43 का वो है ए, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। 44वें की बात करें, प्रश्न आकृतियों को दिखाने पर कागज के एक टुकड़े को मोड़ने, छेदने तथा खोलने के बाद कौन सी आकृति इसमें दिखाई देगी, ये इसमें पूछा आपसे गया है। तो 44 का जो आंसर है वो है आपका ए। 45 की बात करें तो 45 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो यही सारे रीजनिंग के प्रश्न थे, कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब बात करते हैं जीएस की। देश में निम्नलिखित में से किस नदी में सर्वाधिक समृद्ध भूजल संसाधन है, यानी ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज सबसे ज्यादा किसमें है? तो देखिए ये सिंपल है, अगर जो भारत की सबसे लंबी नदी होगी उसका जो बेसिन एरिया होगा या जो अपवाह तंत्र होगा सबसे बड़ा होगा अपनी सहायक नदियों के साथ मिलाकर, तो वही ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, उसका ग्राउंड वाटर जो संसाधन है सबसे बड़ा होगा। तो अगर इंडिया की बात करें सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लगभग 2510 किलोमीटर की लेंथ है गंगा नदी की। तो यही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। कहां से निकलती है गंगा नदी? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। वहां पर इसका क्या नाम होता है? वहां पर इसका नाम होता है भागीरथी। बाद में ये जब देवप्रयाग में आकर अलकनंदा नदी से मिलती है तब इसको हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में प्रवेश करती है, तो उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। पहले ये दक्षिण की तरफ बहती है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो ये दक्षिण पूर्व की तरफ बहने लगती है। तभी हमारे यहाँ से आप देखेंगे सीधे नहीं निकलती, पूरे लगभग उत्तर प्रदेश में कानपुर वगैरह से होती हुई प्रयागराज में जाकर ये यमुना से मिलती है। तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में ये एंट्री लेती है। उत्तर प्रदेश में इस नदी की सबसे ज्यादा लंबाई है जो है लगभग 1450 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के बहुत फेमस शहर इसके किनारे हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट गाजियाबाद का गढ़मुक्तेश्वर है, फिर आपका कानपुर है, बिठूर है और वाराणसी बहुत फेमस है, फिर प्रयागराज तो आपका है ही। अगला देखते हैं, अफ्रीका के श्रृंग में कौन सा देश स्थित नहीं है? तो जो सीड है अफ्रीका का आपने देखा होगा, मैं मैप में दिखाता हूं अभी, वहां पर आपको बेहतर समझ में आएगा। उसमें इसमें से पूछा है कि कौन सा देश शामिल नहीं है। उसमें टोटल 4 देश आते हैं, लेकिन लीबिया उसमें शामिल नहीं है। तो इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया और एक है आपका जिबूटी। ठीक है, जिबूटी।
इंग्लिश में इसको ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में आप सामान्य भाषा में ऐसे ही लिखते हैं, जिबूती। तो मैं मैप आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो पूरा आप एरिया देखेंगे, ठीक है, इसको बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका के एक सींग जैसा ये लगता है। तो यहाँ पर अगर आप देशों की बात करें, ये वाला जो देश है ये है आपका इथियोपिया। ये छोटा सा जो देश आपको यहाँ पर दिख रहा है ये है आपका जिबूती, ठीक है। ये वाला जो है ये सोमालिया है, ठीक है। और जिबूती के पीछे जो ये वाली कंट्री है आपकी, यहाँ पर ये आपकी एरिट्रिया है, ठीक है। तो ये चार कंट्री सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया और जिबूटी, ये चार कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आती हैं। अब देखिए ये तो क्षेत्र सभी लोग पढ़ते हैं। एक अफ्रीका का क्षेत्र और है मगरेब रीजन, ये शायद सबने नहीं सुना होगा, मगरेब क्षेत्र या मगरेब रीजन। मगरेब का जो मीनिंग होता है वो होता है द वेस्ट, यानी पश्चिम वाला क्षेत्र। तो देखिए इसमें चार कंट्री आती हैं जो मध्य से वेस्ट अफ्रीका में पड़ती हैं, ये वाली। यहाँ पर मैं सबका नाम आपको बता देता हूँ, इवन मैं आपको पूरा मैप में दिखाता हूँ, वो ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। तो देखिए ये वाला जो रीजन है पूरा, इसको बोलते हैं मगरेब रीजन, ठीक है। सबसे पहले इसमें कौन सा है, लीबिया है, ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है, मोरक्को और वेस्टर्न सहारा, ये कंट्रीज आपकी आती है मगरेब क्षेत्र में। तो इसको जरूर आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका लगभग सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन मगरेब क्षेत्र इतना कोई पढ़ता नहीं है। मगरेब का मैंने फिर आपको मीनिंग बता दिया, द वेस्ट। लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को और वेस्टर्न सहारा इसमें पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। और अगर करंट अफेयर से मैं थोड़ा रिलेट करके पढ़ाऊं, अभी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है तंजानिया। अदानी पोर्ट्स को तंजानिया का एक बंदरगाह है दार एस सलाम बंदरगाह। तो दार एस सलाम बंदरगाह को ऑपरेट करने के लिए 30 साल का लाइसेंस अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को मिला है। तो इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो 0.03% आपका होता है। दो सबसे टॉप की गैस कौन सी है, 78% आपकी नाइट्रोजन होती है, 21% आपकी ऑक्सीजन होती है। तीसरे नंबर पर आती है आपकी आर्गन जो है 0.934% के आसपास, और चौथे नंबर पर आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो टॉप की चार आप जरूर याद रखिएगा, हो सकता है ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाए। और CO2 आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस भी है, यानी ग्लोबल वार्मिंग में काफी बड़ा रोल प्ले करती है। प्राकृतिक संसाधनों का सुव्यवस्थित प्रबंधन क्या कहलाता है, तो इसको संरक्षण या कंजर्वेशन बोला जाता है। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित क्षेत्र है। तो अगर जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करें तो देखिए पूरा हिमालय आपका हॉटस्पॉट नहीं है, अभी मैप में आपको दिखाऊंगा तब समझ में आएगा, लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन इसमें यही है। भारत में 4 जैव विविधता के हॉटस्पॉट है, आपको वेस्टर्न घाट मिलेंगे, इंडो बर्मा है, ठीक है, जो निकोबार आइलैंड है वो हमारा हॉटस्पॉट की श्रेणी में आता है। अगर बात करें हॉटस्पॉट की, पहले कॉन्सेप्ट का बात कर लेते हैं। 1988 में नॉर्मन मायर्स ने इस कॉन्सेप्ट को दिया है। इसमें देखिए ये कहा गया है जो क्षेत्र कुछ ऐसे हैं, इसमें कुछ क्राइटेरिया है। जैसे सबसे पहला क्राइटेरिया ये है, अगर आपको हॉटस्पॉट घोषित करना है किसी क्षेत्र को, तो उसमें 1500 नेटिव प्लांट्स की स्पेशीज होनी चाहिए, यानी जो प्लांट्स आपको कहीं और नहीं मिलते, 1500 ऐसी प्रजातियां वहां पर होनी चाहिए। उसके अलावा उसका 70% जो हैबिटेट है या जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा हो। ये दो इसमें इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपके माने जाते हैं। और यहाँ पर थ्रेटन्ड स्पीशीज वगैरह भी जो संकटग्रस्त प्रजाति हैं काफी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो नॉर्मन मायर्स ने 1988 में इसका कॉन्सेप्ट दिया है। तो अगर आप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मैंने पूरा मैप लगाकर समझाने की कोशिश की है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र हमारे आते हैं। हिमालय की अगर बात करें, द यंगेस्ट एंड हाईएस्ट माउंटेन्स इन इंडिया, हिमालय ये इसका एक क्षेत्र है। दूसरा इंडो बर्मा, ठीक है, पहले म्यांमार को बर्मा बोलते थे। ये वाला जो पूरा क्षेत्र है जिसमें हमारा नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा सा हिस्सा आता है, वो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। फिर आता है आपका सुंदरलैंड। सुंदरलैंड में देखिए जो हमारा निकोबार आइलैंड है और जो इंडोनेशिया का मेन 2 आइलैंड है जावा और सुमात्रा, वो इसमें आते हैं। इसके अलावा वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, ये भी एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो भारत कहीं ना कहीं 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का हिस्सा है। ग्लोबल लेवल पर 18 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वर्तमान में आपके बनाए गए हैं। तो ये कुछ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। नॉर्मन मायर्स ने 1988 में ये दिया है। ऊर्जा के सही अनवीकरणीय स्रोत का चयन कीजिए। जो अनवीकरणीय स्रोत है इसमें से वो हमें बताना है। तो कौन सा है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, तो तापीय जो सोर्स है आपका, बाकी सारे हाइडल, सौर और पवन शक्ति, ये तीनों आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। लेकिन तापीय जो है
ये आपका एक नॉर्मली कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। भारत में सबसे ज्यादा जो भी बिजली बनाई जाती है वो तापीय या थर्मल पावर प्लांट से ही बनाई जाती है। अभी देखिए सौर ऊर्जा काफी चर्चा में है। इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू नामक एक अभी रिपोर्ट आई है, उसमें यह कहा गया है भारत जापान को पछाड़कर तीसरे स्थान पर आ गया है सौर ऊर्जा की कैपेसिटी में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अभी पिछले महीने चर्चा में रहा है, इंडिया ने जापान को पछाड़ दिया है टोटल इंस्टॉल्ड जो सोलर पावर की कैपेसिटी है उसमें। तो अब तीसरे नंबर पर भारत है, पहले पर यूएसए, दूसरे पर चाइना है। पौधों और अन्य पशुओं दोनों का भक्षण करने वाले पशु क्या कहलाते हैं? तो इनको हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, और इसमें मनुष्य सबसे ऊपर आते हैं। मनुष्य आपको पता है जो प्लांट बेस्ड डाइट है, यानी हम सब्जियां भी खाते हैं और हम मांस वगैरह भी खाते हैं, तो इसको सर्वभक्षी बोला जाता है। और बात करें आरटीआई एक्ट की, आरटीआई एक्ट कब आपका लागू हुआ है? तो 2005 में अक्टूबर में आरटीआई एक्ट लागू हुआ है। तो भारत में संविधान का वास्तुकार माना जाता है, तो किनको माना जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी थी हमारी वो कौन सी थी? वो यही थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग या प्रारूप समिति जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी थी। उसके जो चेयरपर्सन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। टोटल आपके 7 इसमें मेंबर थे, और लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। अलग अलग देशों से हमने प्रोविजंस इसमें लिए हैं। निम्नलिखित में कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? तो वर्तमान में भारत ने टोटल 8 भाषाओं को, माफ कीजिए 6 भाषाओं को, माफी चाहूंगा, 6 भाषाओं को भारत ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है या क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया है। सबसे पहले इसमें शामिल हुई थी 2004 में तमिल भाषा, फिर 2005 में संस्कृत, 2008 में तेलुगु आई, उसके बाद 2008 में ही कन्नड़ भी जोड़ी गई, 2013 में मलयालम जोड़ी गई, और सबसे लेटेस्ट जो एडिशन है इसमें वो 2014 में लास्ट आया था उड़िया। ये इसमें लेटेस्ट एडिशन है। तो वर्तमान में 6 आपकी जो भाषाएं हैं वो क्लासिकल लैंग्वेजेस या शास्त्रीय भाषाएं हैं, गुजराती इसमें शामिल नहीं है। इसके लिए देखिए मेन क्राइटेरिया क्या होता है, जो आपकी भाषा हो कम से कम 1500 से 2000 साल पुरानी हो, इस भाषा में कई सारे टेक्स्ट लिखे गए हों जो आपकी जनरेशन है उनके लिए एक विरासत का काम करते हों, और दूसरा ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है आपने किसी और भाषा से ये बोरो की हो। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं अगर आपकी किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करना है। पहला, 1500 से 2000 साल पुरानी हिस्ट्री हो, आप उस भाषा में कई सारे इस तरीके के टेक्स्ट या ग्रंथ लिखे गए हों जो आपकी जनरेशन को या जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं उसमें एक हेरिटेज या विरासत का काम करें, और उसमें अपना डिस्टिंक्टिव फीचर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको किसी और भाषा से बोरो किया गया है। तो ये 6 आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं। और अगर बात करें हमारे संविधान में जो अनुसूची है उसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस की अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो उसमें 22 भाषाएं जोड़ी गई हैं, उसमें 22 भाषाएं हैं, इसको याद रखिएगा। और संविधान के कौन से अनुच्छेद जो शेड्यूल है हमारा, कौन सी अनुसूची में आती है? 8th शेड्यूल में आपकी भाषाएं आती हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हमारी हैं, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 भाषाएं थी, बाद में सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन आता है 1967 में, उसमें सिंधी भाषा जोड़ी जाती है। फिर 71वां संविधान संशोधन आता है 1992 में, जिसमें कोंकणी, मैनपुरी, नेपाली भाषा जोड़ी जाती है। फिर अंत में 92वां संविधान संशोधन आता है 2003 में, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और सांथली, ये 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। तो टोटल 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई, ओरिजिनल संविधान में 14 भाषाएं थी। आगे चलते हैं। आवर्त सारणी के 5वें अंतराल और सेकंड ए समूह में किस तत्व को रखा गया है? तो आवर्त सारणी आपको पता है, जिनके समान ग्रुप्स होते हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता है, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज समान होती हैं उसको इसमें रखा जाता है। मेंडलीव ने ये डेवलप की है, मेंडलीव की आवर्त सारणी इसको बोला जाता है। तो जो स्ट्रॉन्शियम है, परमाणु संख्या जिसकी 38 है, उसको सेकंड ए समूह में रखा गया है। मैं नीचे आपको दिखा भी देता हूं। ये आपका देखिए सेकंड ए ग्रुप है, इसमें आपका बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, और फिर आपको दिखेगा स्ट्रोंटियम। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो आपको सेम देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर बेरियम है, फिर रेडियम है, ये सारे कुछ तत्व इस सेकंड ए ग्रुप में आपको देखने के लिए मिलेंगे। आगे चलते हैं। गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है? तो गोवा का क्षेत्रीय संगीत है इसमें मंडो। ठीक है, मंडो वहां पर एक उत्सव भी मनाया जाता है, और गोवा में आपको मंडो फेस्टिवल भी देखने के लिए मिलेगा। लगातार अलग अलग, स्पेशली जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज होती हैं, पहले ये डांस शादी वगैरह में या म्यूजिक शादी वगैरह में बजाया जाता था।
बात करें पंडवानी की, पंडवानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का एक कम्युनिटी है पारधी कम्युनिटी, तो छत्तीसगढ़ की पारधी कम्युनिटी का ये लोकगीत माना जाता है। ठीक है, पारधी समुदाय है उसका लोकगीत माना जाता है छत्तीसगढ़ का। अगला, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? तो ये आपका यहाँ पर सेरेबलम होगा। ठीक है, सेरेबलम, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे दूसरा प्रश्न क्या बनता है, जब आप अल्कोहल इंटेक करते हैं, जब आप शराब पीते हैं, तो इसमें से मस्तिष्क का कौन सा भाग इंपैक्ट करता है अल्कोहल? तो देखिए सेरेबेलम को ही अल्कोहल इंपैक्ट करता है, क्योंकि जो ये वाला हिस्सा है आपकी बॉडी का, ये बॉडी के कंट्रोल और पॉस्चर को मैनेज करता है। आप देखेंगे जब आप ड्रिंक करते हैं तो आप सीधे पैरों पर खड़े नहीं रह पाते और लड़खड़ाने लगते हैं। तो जब भी आपसे ये पूछे कि अल्कोहल जब आप इंटेक करते हैं तो कौन सा भाग इंपैक्ट होता है मस्तिष्क का, तो सेरेबेलम इंपैक्ट होता है। मैं आपको दिखा देता हूं कहां पर ये होता है, ब्रेन में। यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा आपका ब्रेन का है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका, देखिए सेरेबलम। ये आपके मस्तिष्क के पीछे पिछली तरफ रहता है और ये कहीं ना कहीं जो पॉस्चर है बॉडी का उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसमें देखिए एक और ग्लैंड आपको यहाँ पर दिख रही होगी, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, जो पीनियल ग्लैंड है ये हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है या सबसे छोटी ग्रंथि है। अगर बात करें बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर जो होती है हमारी ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड या लार्जेस्ट ग्रंथि है। सबसे छोटी पीनियल होती है और आपके मस्तिष्क के पिछले हिस्से में मौजूद रहती है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। तो जब भी आपसे पूछे कि इस बॉडी संतुलन के लिए कौन सा ब्रेन का हिस्सा इंपॉर्टेंट है, तो सेरेबेलम इसके लिए इंपॉर्टेंट है या जिम्मेदार है। किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं? तो दांत सड़ने का अर्थ है जो हमारी बॉडी के ऊपर जो दांतों के ऊपर कोटिंग होती है जिसको इनामेल बोला जाता है। ठीक है, ये जब आपका बेकार होने लगता है, इसकी येलोइंग होने लगती है और इसमें डिग्रेडेशन होने लगता है, इसको बोला जाता है दांतों का सड़ना। तो अगर आपके मुंह के अंदर का पीएच, देखिए जो लार होती है आपको पता है, जो हमारे दांत होते हैं वो सामान्य कंडीशन में लार के कांटेक्ट में रहते हैं। लार का जो पीएच होता है वो 6.2 से 7 की रेंज में होता है, तो ये लगभग लगभग न्यूट्रल के आसपास होता है, बहुत ज्यादा उससे नीचे नहीं होता। लेकिन अगर आपके मुंह के अंदर बहुत एसिडिक लिक्विड बनने लग जाए, यानी जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 के आसपास पहुंच जाए, तो आपके दांतों का डिग्रेडेशन होना शुरू होता है। तो यहां पर आपका 5.5 आंसर होगा। कल भी मैंने इसको कवर किया था, तब मैंने आपको बताया था ए एंड बी इसकी ट्रिक है। ए मतलब 7 जो न्यूट्रल होता है, अगर 7 से आप 14 की तरफ चलेंगे यानी आप बेस क्षार की तरफ चलेंगे, 7 से कम यानी 0 की तरफ आएंगे तो आप अम्ल की तरफ या एसिड की तरफ आएंगे। तो जैसे जैसे आपके मुंह में एसिडिक लिक्विड ज्यादा बनने लगता है या किसी कारण बैक्टीरिया की प्रेजेंस के कारण या आप ब्रश वगैरह नहीं करते उसके कारण अगर 5.5 के आसपास पीएच बनता है तो आपके दांतों का डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। एनामल जो है वो हमारे शरीर में या बॉडी में सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट माना जाता है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, टूथ की कवरिंग होती है उसके ठीक नीचे मौजूद ये रहता है, मैं आपको इमेज के माध्यम से दिखा भी देता हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे टूथ इनामल, आपका सबसे ऊपर जो बाहर से हमें हिस्सा दिखता है सामान्य आंखों से उसे बोलते हैं क्राउन, और फिर आपको जो उसके ठीक नीचे दिखाई देगा इनामल, ये बॉडी का हार्डेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर आपका 5.5 के आसपास पीएच पहुंच जाता है तो टूथ का डिग्रेडेशन यानी इनामल आपका खराब होना शुरू हो जाता है। आगे चलते हैं। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? तो प्राइमरी भारत की अर्थव्यवस्था में आपके 3 ही क्षेत्र हैं आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी आपका जिसमें कृषि उत्पाद आते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह सीधे। सेकेंडरी आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसमें आपको रॉ मटेरियल्स को बदलकर आप फिनिश्ड गुड में बदलते हैं। और तीसरा टर्शरी सेक्टर में आता है आपका सर्विस सेक्टर। भारत बहुत बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है दुनिया का। वैसे तो क्वार्टरनरी वगैरह सेक्टर्स भी हैं लेकिन मेन आपके 3 ही सेक्टर्स ज्यादातर माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है? तो आपका ईस्टर जो है, आपका ईस्टर, ये आपका एक मीठी महक वाला पदार्थ है। अमोनिया की तो आपको पता है पंजेंट स्मेल होती है, बहुत तीखी गंध होती है। ये प्रश्न बनता कैसे है कि जब आप वॉशरूम वगैरह में जाते हैं तो वॉशरूम वगैरह में जो स्मेल आती है वो इसी गैस की आती है। ठीक है, तो काफी तेज हमें गंध नाक में लगती है। एक प्रश्न देखिए यहां से और बनता है मेथनॉल से। मेथनॉल को वुड स्पिरिट, ठीक है, वुड स्पिरिट भी इसको बोला जाता है, ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न लगातार बनता रहता है कि इसमें से कौन से, और आपको एथेनॉल या एथिल अल्कोहल ऑप्शन में जरूर देगा। मेथनॉल या मेथिल अल्कोहल, एथेनॉल अर्थात एथिल अल्कोहल। तो इसमें से जो मेथनॉल है वो आपका वुड स्पिरिट कहलाता है।
वाराहमिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो वाराहमिहिर चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता था, गुप्त वंश के बहुत फेमस शासक रहे हैं, उनके 9 रत्नों में से एक थे। तो इन्होंने जो किताब लिखी है, देखिए, शकुंतला, कुमार संभव, ये कालिदास की है। वृहत संहिता जो बुक है, ये आपकी वाराहमिहिर ने किताब लिखी है। ऋतु संहार, ये भी आपकी कालिदास की किताब। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला जाता है और ये भी इन्हीं के शासनकाल में मौजूद थे। इसके अलावा मालविकी अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इनकी कुछ और रचनाएं हैं। इसके अलावा वाराहमिहिर की 2 रचनाएं और काफी फेमस हैं, जिसमें है पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, दूसरी है आपकी वृहद जातका। ये 2 किताबें इनकी हैं। पंच सिद्धांतिका के आपका पंच नाम में ही दिख रहा होगा, इसमें 5 भाग हैं। सूर्य सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, पॉलिसा सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत और पैतमा सिद्धांत। तो ये 5 इसमें प्रिंसिपल्स हैं जो आपके ग्रह वगैरह होते हैं, इनकी एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस वगैरह को बताने में ये किताब लिखी गई है। अगला देखते हैं, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो 1896 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आपके ग्रीस के एथेंस में आयोजित किए गए थे। और अगर बात करें आपसे शीतकालीन ओलंपिक की, तो शीतकालीन ओलंपिक सबसे पहले आधुनिक समय में 1924 में फ्रांस का एक शहर है चामोनिक्स, फ्रांस, यहां पर सबसे पहले शीतकालीन ओलंपिक आपके 1924 में हुए हैं। बात करें अगर जो ओलंपिक का आपका फ्लैग है, ओलंपिक का फ्लैग किसने डिजाइन किया है? तो कुबर्टिन ने इसको डिजाइन किया है, कुबर्टिन, इसको याद रखिएगा। 1913 में इसे एक्सेप्ट किया गया था और 1920 में एंटवर्प, जो कि बेल्जियम का एक शहर है, वहां पर सबसे पहले इस झंडे को फहराया गया था, जो वर्तमान में आप ओलंपिक का फ्लैग देखते हैं, जिसमें 5 छल्ले बने हुए रहते हैं व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स ओलंपिक से संबंधित हो गए। अभी ओलंपिक 2024 के कहां पर होने वाले हैं? पेरिस में होने वाले हैं। 2028 के ओलंपिक कहां पर आयोजित किए जाएंगे? लॉस एंजलिस में आयोजित किए जाएंगे। भारत की तरफ से इस बार ध्वजारोहक का कार्यभार किसने संभाला है? तो टेबल टेनिस स्टार है शरत कमल, वो इस बार ध्वजारोहक भारत के ओलंपिक खेलों में बनेंगे। लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था? तो इसमें से क्या? पुडुचेरी आपका 1954 में केंद्र शासित प्रदेश भारत का बन गया था। किसके अधीन था ये फ्रेंच कॉलोनी था, यानी फ्रांसीसियों के अंतर्गत ये था। अगर बात करें जो पुडुचेरी है, वर्तमान में देखिए, पहले इसका नाम पौंडीचेरी था, अब इसको पुडुचेरी बोला जाता है। तो ये नाम इसको कब दिया गया है? पुडुचेरी। तो 2006 में इसका नाम बदलकर पुडुचेरी किया गया है। और देखिए, पौंडीचेरी की खासियत बात यह है, ये एक राज्य में स्थित नहीं है, अलग अलग राज्यों में ये कोस्ट पर स्थित मिलकर बना है। मैं आपको बता भी देता हूं सारा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, एक पार्ट है इसका यानम, ठीक है, जो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। मेन आपका पुडुचेरी चेन्नई के कोस्ट पर स्थित है। एक है माहे, जो आपका केरल में कोस्ट में स्थित है, और एक है आपका यानम, ठीक है, जो हमने ऊपर देखा। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है। ग्रुप में इसको पुडुचेरी बोला जाता है। तो माहे, यानम, पुडुचेरी और कराईकल, 4। ठीक है, तो ये चारों आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2 पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है, माहे केरल में है और यानम आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता है? यानी अगर कुछ टैक्सेशन से संबंधित मैटर है तो आपको राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश इसमें आवश्यक है। इसके अलावा राष्ट्रपति की 2 विषयों पर पूर्व सिफारिश आपको और चाहिए होती है। अगर आपको किसी राज्य का नाम चेंज करना है, उसकी बाउंड्रीज बदलनी है, तो वो जो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से पास किया जाएगा। इसके अलावा जो आपका मनी बिल होता है 110 के अंतर्गत, उसको भी राष्ट्रपति के प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही प्रेजेंट किया जाता है। कौन डिसाइड करता है अनुच्छेद 110 के तहत कि ये मनी बिल है या नहीं? तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो ये डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, और इसका निर्णय उसमें अंतिम होता है। अब देखते हैं कंप्यूटर के प्रश्न। 1 टेराबाइट मेमोरी में आपके कितने होते हैं? तो 1 टेराबाइट की जो मेमोरी होती है, इसमें आपका 1024 जीबी होते हैं, गीगाबाइट्स होते हैं। तो अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे बाइट्स में, तो ये आपका 1024 इंटू 1024 और 1024 इंटू 1024, जो ऑप्शन सी है आपका 4 बार, ठीक है, इसमें ये ट्रांसलेट होकर आएगा। एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डेटा रहता है, तो किसमें आपका अपेक्षित रूप से जो परमानेंट डेटा होता है वो रहता है? तो ये आपका जो सिक्वेंशियल फाइल होती है, इसमें आपका रिलेटिव रूप से स्थायी डेटा रहता है।
एक पीओएस मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है? तो आपका जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन है ये ठीक है, मुद्रा रहित या कैशलेस लेन देन के लिए यूज होती है ये भी सही है, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ये भाग है तो ये भी सही है, सारे आपके बिल्कुल ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन नहीं है इसमें से कौन सा? तो ओपेरा जो है ये आपका वेब ब्राउजर है, ना कि सर्च इंजन। गूगल, बिंग और याहू तीनों आपके सर्च इंजन की कैटेगरी में आते हैं। गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाले या ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? तो आपको पता होगा, जो स्पीकर्स होते हैं आपके, ये एक आउटपुट डिवाइस है और एक आपका जो साउंड प्रोड्यूस ये करते हैं। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध है? तो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में आपको दो मिलेंगे, एक मिलेगा लैंडस्केप, एक मिलेगा पोर्ट्रेट। तो दो तरीके के पेज ओरिएंटेशन इसमें आपको मिलते हैं। डैश में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है और उपभोक्ता में बांट दिया जाता है। तो किसमें ऐसा किया जाता है? तो एफडीएमए में देखिए आपको ये देखने के लिए मिलेगा। एफडीएमए क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो देखिए नाम में ही है, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देना, यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। 73 एनिमेशन क्या है? तो आपको पता होगा, जो कार्टून्स वगैरह आजकल और एनिमेटेड वीडियोस आपने काफी देखे होंगे। तो जो स्टैटिक आपकी इमेजेस होती हैं उसको जब आप मोशन देते हैं, मूवमेंट कराते हैं, तो उसको बोला जाता है एनिमेशन। तो आपका जो स्थिर चित्रों को गति देना, ये आपका एनिमेशन का सही प्रारूप है। 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे एमएस डॉस फैट सिस्टम से फॉर्मेट किया गया है। ये आपका किसकी इसमें बात हो रही है? ब्रेन। एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फॉर्मूला लिखने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका किसका प्रयोग किया जाएगा? जो मूल सिंटेक्स आपका होगा इक्वल का, उसका उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन डी हमारा यहां पर सही होगा। वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपका क्या है? तो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है आपका पीएचपी। ऑप्शन ए। ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए मैंने कल आपको बताया था HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और अगर इसमें एस जुड़ा हो तो इस एस का अर्थ होता है सिक्योर, यानी ये जो वेबसाइट आपने विजिट की है ये सिक्योर है, सेफ है। यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। क्विक हील, कैस्परस्काई, नॉर्टन या पाइथन? तो इसमें देखिए जो आपका क्विक हील, कैस्परस्काई और नॉर्टन तीनों ही आपके एंटीवायरस है, लेकिन जो पाइथन है, पाइथन आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो कल हमने इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर देखे थे। इसमें पूछा है कि आपके कौन से प्रिंटर से फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो जो लेजर प्रिंटर होते हैं इसमें फोटो या जेरोक्स टेक्निक का उपयोग किया जाता है। यूएसए की संस्था MIT ने 2016 से प्रिंट की नई तकनीक विकसित की है, जिसे क्या कहते हैं? तो ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्होंने 4 डायमेंशनल प्रिंटिंग यानी 4D प्रिंटिंग अभी लॉन्च की थी 2016 में। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित कुछ प्रश्न। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को महत्वाकांक्षी जिलों के रूप में पहचाना गया है? तो इसको बोलते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो नीति आयोग का जो ये प्रोग्राम है, जो पिछड़े हुए जिले हैं उसको डेवलप करने के लिए लाया गया एक प्रोग्राम था, और उत्तर प्रदेश के 8 जिले इसमें शामिल है। ठीक है, ऑप्शन है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 8 जिले के नाम क्या क्या है? श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, चंदौली, फतेहपुर, सोनभद्र और चित्रकूट। ये 8 जिले इसमें शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बिठूर, गंगा ठीक है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, जौनपुर सई, कौशाम्बी, यमुना। तो देखिए इसमें जो जौनपुर है ये सई आपकी सहायक नदी है गोमती की। ठीक है, तो जौनपुर वैसे मेनली गोमती नदी के किनारे है, सई नदी गोमती नदी की एक सहायक नदी है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो देखिए वैसे मैंने आपको बताया था, हापुड़ जो है मात्र 606 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश का 75 जिलों में सबसे छोटा जिला यही है। लेकिन अगर इस ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर हापुड़ आपको नहीं दिखाई देगा। इन ऑप्शंस के हिसाब से संत रविदास नगर सबसे छोटा जिला है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों से स्पर्श करती है? ठीक है, तो राज्य है टोटल 8, और एक क्या है आपका यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश है। तो मैं आपको मैप में दिखा देता हूं, वहां से बेहतर समझ में आएगा। तो यहां से हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में फैक्ट ये है, जो उत्तर प्रदेश का शॉर्टेस्ट बॉर्डर है, सबसे छोटी जो हमारी सीमा है वो हिमाचल प्रदेश से ही लगती है। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट की सीमा इससे लगती है। सहारनपुर जो जिला है ये 3 जिलों के
3 अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जो सोनभद्र है वो 4 स्टेट्स के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो अगर सहारनपुर की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, 3 स्टेट्स आपके ये होगा। फिर आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ हमारा लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट बाउंड्री हमारी मध्य प्रदेश के साथ ही है। यहां से फिर आप देखेंगे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो ये सारे राज्य 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिससे उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। भारत में सबसे ज्यादा तो कोई सीमा साझा करता है वो उत्तर प्रदेश ही है अन्य राज्यों से। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? तो हमने ऊपर अभी देखा उड़ीसा जो राज्य है वो इसमें शामिल नहीं है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश। सबसे छोटी हमारी किसके साथ है? हिमाचल प्रदेश के साथ। लॉन्गेस्ट हमारा मध्य प्रदेश के साथ है और हम 579 या 580 किलोमीटर का बॉर्डर नेपाल के साथ भी साझा करते हैं। टोटल मैंने कल आपको 7 जिले थे वो सारे लाइन से दिखा दिए थे। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? तो प्रतापगढ़ में आंवले का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल या कमर्शियल क्रॉप्स क्या है? कमर्शियल क्रॉप वो होती है जो आप मेनली मार्केट के लिए उगाते हैं, तो गन्ना यहाँ की सबसे फेमस कमर्शियल क्रॉप है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? यह शहर कांच की चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई है। वाराणसी में आपको पता है बनारसी साड़ियां हैं, बेल मेटल क्राफ्ट है, तिरंगी बर्फी है, इस तरीके की चीजें यहाँ पर फेमस है। बरेली का आपका सुरमा वगैरह काफी फेमस है और झुमका भी यहाँ पर काफी काम होता है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन कारखाना कहां पर है? तो मुगल सराय में स्थित है। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। चूड़ियों के लिए क्या प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। और कांच की वस्तुओं के लिए भी फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु का शाखा संरचना कैसा है? तो त्रिस्तरीय संरचना है। पहले आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, फिर मंडल लेवल पर है और फिर आपका स्टेट लेवल पर है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने ब्रास बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो अपनी पीतल की घंटियों के लिए कौन विख्यात है? जलेसर। जलेसर आपका कहां पर है? एटा में पड़ता है। और अभी देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था तो इन्होंने अष्ट धातु का बना हुआ 2400 किलोग्राम का घंटा भी मंदिर को गिफ्ट किया था, मंदिर को दान में दिया था। वो जलेसर से ही आया था, अष्ट धातु का बना हुआ था और माना जा रहा था भारत का अब तक का सबसे बड़ा ये घंटा है। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो बांके बिहारी मंदिर नाम से ही आपको दिख रहा होगा, कृष्ण का जो ब्रज हमारा क्षेत्र है वो कृष्ण से संबंधित है, तो ये आपको उत्तर प्रदेश के वृंदावन में मिलेगा। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन बना था? तो होमरुज जी मोदी इसके पहले राज्यपाल बने थे। होरमस जी फिरोज शाह मोदी। अगला, जौनपुर में डैश के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बन गई। तो देखिए वैसे जो अटाला मस्जिद है इसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इसको जो पूर्ण कराया गया है वो इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा पूर्ण कराया गया है। मैंने आपको बताया था 3 बहुत फेमस मस्जिद है यहाँ पर। एक है अटाला मस्जिद, इब्राहिम शाह शर्की ने। दूसरी मस्जिद है यहाँ पे लाल दरवाजा, ठीक, लाल दरवाजा मस्जिद, ये महमूद शाह के शासन काल में बनाई गई है। इसके अलावा एक जामा मस्जिद भी यहाँ पर है जो शर्की वंश के अंतिम रूलर थे हुसैन शाह, उसके टाइम में बनवाई गई है। तीनों याद रखिएगा। शर्की वंश की स्थापना किसने की है? 1394 में मलिक सरवार ने इसकी स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो ये आपको वृंदावन में देखने के लिए मिलेगा। श्री कृष्ण के 10 अवतारों को ये रिप्रेजेंट करता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म का अवसर मनाने के लिए गाया जाता है? तो जो सुहार आपका गीत है ये जन्म अवसर पर गाया जाता है। 99 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? तो वही बच्चे के जन्म पर। थोड़ा रिपीट हो गया, ये सही नहीं है, ठीक है, मतलब, लेकिन बार बार सेम क्वेश्चन का कोई मतलब है नहीं। रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में किसके उदाहरण है? तो ये आपके लोक नाटक और लोक नृत्य शैली के उदाहरण है। रामलीला आपका श्री राम जी से संबंधित है, विजयदशमी पर होता है। रासलीला आपका श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में इसमें जो कहानियां हैं उनको दर्शाया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल ठीक होगा। तो यही सारे हमारे आज के लगभग 85 प्रश्न हमने इसमें देखे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने आपको बताए वो आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो, यूजफुल लग रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी इसमें 18 प्रैक्टिस सेट और बचे हैं जो आपकी तैयारी को काफी अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच।